हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्लो रूम के बारे में। और अगर आपने जिनिंग को नहीं पढ़ा है, जिनिंग क्या है और जिनिंग का प्रोसेस क्या है, तो हमने उन दोनों वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। और हमने टीएमपी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पॉलीटेक्निक का सिलेबस भी अपने पहले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया था, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। उसका भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज हम पहले स्टार्ट करेंगे अपना ब्लो रूम। यहाँ पे ब्लो रूम के फंक्शंस या एज अ क्वेश्चन ये आ सकता है कि ब्लो रूम क्या होता है, ब्लो रूम मशीन में क्या प्रोसीजर होता है, कैसे होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला जो मेन हमारा काम होता है ब्लो रूम का, फर्स्ट वर्किंग जो होती है वो होती है ओपनिंग। जो हमने अभी जिनिंग में बेल्स बनाई थी, उनमें ऊपर से एक कॉटन का क्लॉथ लगा हुआ था, हमने पढ़ा था, तो उसको पहले ओपन करते हैं। ठीक है, बेल्स के ऊपर जो भी क्लॉथ लगा था उसको हम ओपन करते हैं। और नेक्स्ट जो होता है, उसके बाद उसकी कॉटन की को छोटे छोटे पीस, जो इतना बड़ा सा था पीस कॉटन का 180 केजी का, उसको छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसमें से जो अगर बाई चांस कोई दो शीट या कोई बीज या लीव्स वगैरह रह जाती हैं तो उनको रिमूव करते हैं क्लीनिंग प्रोसेस में। फिर मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग प्रोसेस आता है। मिक्सिंग और ब्लेंडिंग में क्या होता है, अलग अलग टाइप की बेल्स होती हैं, तो उसमें अलग अलग वैरायटीज़ के भी फाइबर्स होते हैं। तो उनको क्या वैरायटीज़ और उनको आपस में मिक्स करने के लिए, एक जैसा करने के लिए उनमें को हम लोग आपस में मिक्स कर देते हैं सभी टफ्ट को। और उसके बाद में जो हमारा फाइबर मिक्स हो जाता है, देन उसके बाद उन छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं, उनके बाद उसको हम शीट में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी लेंथ, लंबाई और चौड़ाई दोनों फिक्स होती है, ज़्यादा कम नहीं होती है, जिसको हम लोग लैप बोलते हैं। लैप क्या होती है हमने अपने प्रीवियस वीडियो में दिखा दी है, और इस वीडियो में भी अभी हम ये लैप होती है। इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो फिक्स होती है। इसमें ये जो है हमारी ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर, ये हमारी ओपनिंग मशीन है। इस मशीन के अंदर जो हमारी बेल्स होती हैं, इनके जो साइड में कॉटन लगा होता है उसको ओपन किया जाता है। ओपनिंग मशीन के बाद नेक्स्ट हमारी आती है क्लीनिंग मशीन। इस मशीन के अंदर जो हमारी बेल्स होती हैं, जिनको ओपन किया गया होता है, तो उसके अंदर उसको साइड से क्लीन किया गया जाता है, क्यों, ताकि उसके जो साइड की कॉटन जो है, लेंथ है, जो गंदा हो चुका था, वो रिमूव हो जाए। फिर क्लीनिंग मशीन के बाद आती है हमारी मिक्सिंग मशीन। इस मशीन के अंदर जो हमारी कॉटन बेल्स होती हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है, और मिक्सिंग मशीन में उन सभी को अच्छे से मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट हमारी आती है शूट फीड मशीन। इस मशीन के अंदर, इस फीड सिस्टम के अंदर हमारा वो मटेरियल तैयार हो जाता है जो कि हमें लैब के लिए बनाना होता है। अब हमारा आता है ऑपरेशन ऑफ ब्लो रूम मशीन। ब्लो रूम मशीन में हमारा काम जो है वो कैसे किया जाता है। पहले हमारी जो कॉटन बेल्स होती हैं, ये कॉटन बेल्स कॉटन फाइबर की होती हैं। इनको अच्छे से पैक होती हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा था। इनके पैकेट जो होते हैं, इनके ऊपर प्लास्टिक या मेटल के बैंड लगे होते हैं। तो इन बैंड और इनका वेट अप्रॉक्स होता है 170 केजी इंडिया में। ये हमारा ब्लो रूम का पहला ऑपरेशन होता है, जहाँ पर ब्लो रूम का पहला काम होता है।
जहाँ पे बेल्स को लाइन से सीक्वेंस से एक लाइन से लगा दिया जाता है। यहाँ पर बेल्स को बेल प्लकर मशीन की मदद से बेल को बेल के ऊपर का जो कपड़ा होता है उसको उतारा जाता है, जो उसको रैप करके रखा गया था। ओपनिंग के बाद में हमारा आता है क्लीनिंग का प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंतर्गत धूल, मिट्टी, घास, बीज के टुकड़े वगैरह जो होते हैं उन्हें अच्छे से रिमूव किया जाता है, जो कि हमारी बाहर की कॉटन फाइबर में लगा होता है। कॉटन फाइबर जो बेल्स होती है उनके किनारे किनारे की जो लेयर होती है उसको क्लीन की जाती है। मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग ऑपरेशन में जो अलग अलग टाइप की बेल्स में अलग अलग टाइप का मटेरियल हो सकता है, तो उस सबको मिक्स कर दिया जाता है ताकि वो अलग अलग शो ना हो, वो सारा मटेरियल एक जैसा हो जाए, जिसकी वजह से मिक्सिंग और ब्लेंडिंग का ऑपरेशन किया जाता है ताकि हमारी लैप हो या यार्न हो वो सभी एक समान दिखे। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है लैप फॉर्मिंग। इसमें हम इस ऑपरेशन के अंदर हम लोग लैप बनाते हैं, जो कि हमने दिखाया था आपको लैप कैसी होती है। इसमें जो हमारा फाइबर है, जो हमारी बेल्स थी वो ओपन हो चुकी होती हैं और उनको हम लोग क्लीन करते हैं और एक शीट में चेंज कर देते हैं, जिसका हम लोग रोल बना लेते हैं और इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है सेम रखी जाती है, ताकि ये हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग उसके लिए हमारी ये सूटेबल हो सके, ताकि हम उस प्रोसेस में इसको भेज सकें। शूट फिट सिस्टम में क्या होता है कि इसमें हम लोग लैप का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इसमें हम लोगों ने डायरेक्ट जो छोटे छोटे बेल्स को छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइड किया था, उसके बाद उसको मिक्सिंग किया था, उस प्रोसेस को हम लोग डायरेक्ट शूट फिट सिस्टम में लगा देते हैं। उसके बाद जो हमारा मटेरियल जो होता है वो क्लीन और मिक्स हो करके वो डायरेक्ट कार्डिंग मशीन में पाइप्स के थ्रू चला जाता है, जो कि यहाँ पे छोटे छोटे टफ्ट के फॉर्म में होता है। टफ्ट वही मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों कॉटन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो यहाँ पर क्या होता है, इस सिस्टम में हमारे ब्लो रूम लैप का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस फॉर्मेशन की जगह हम शूट फिट सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा मशीन का प्रोसेस यहाँ से ख़त्म होता है। अब हम अभी तक हमने ये पढ़ा कि कौन सा प्रोसेस कब होता है, किसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है। अब उन मशीनों को हम लोग ऑपरेट कैसे करते हैं, चलाते कैसे हैं, कुछ उसके रूल्स होते हैं जिस तरह से ही हम उन्हें ऑपरेट करते हैं, उन मशीनों को चलाते हैं, ताकि हमारी मशीनों में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो ब्लो रूम की मशीनों को हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, या ब्लो रूम की मशीनों को हम लोग कैसे चलाते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग चेक करते हैं जो हमारी बेल्स आई होती हैं सुपरवाइज़र के थ्रू। सुपरवाइज़र बताता है हमें कि कौन सी बेल सही है और कौन सी बेल ख़राब है। उन सभी बेल्स को चेक करने के बाद वो गोडाउन में भेजने की परमिशन देता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग उन बेल्स को क्या करते हैं, प्लकर मशीन जो होती है, जो हमारी फर्स्ट मशीन थी, उस मशीन जिसको हम लोग क्लीनिंग मशीन हम लोग देख रहे थे, ओपनिंग मशीन जो हमारी थी पहले, उसको हम लोग प्लकर मशीन के नाम से जानते हैं। तो प्लकर मशीन में क्या करते हैं, बेल्स जो होती हैं उनको एक सीक्वेंस में बिछा देते हैं, जैसी उसकी ज़रूरत होती है, जिस तरीके से वो लगी होती है उसमें हम लोग लाइन से उन बेल्स को बिछा देते हैं। उसके बाद हम लोग प्लकर मशीन से क्या होता है, प्लकर मशीन से जो उसके ऊपर कपड़ा चढ़ाया हुआ था, जो हल्का सा सॉफ्ट सा कॉटन का कपड़ा था, उसको वो उतार देती है प्लकर मशीन। उसको क्या करती है, उसको काट देती है, जिससे कि वो जो कॉटन का कपड़ा होता है वो निकल जाता है।
फिर हम उसके बाद हम चेक करते हैं जो हमारी बेल्स हैं, चूँकि कपड़ा उतर जाता है तो बेल्स समझ में आने लगती है। फिर उसके बाद हम लोग सही बेल्स को पहचानते हैं, जो बेल्स हमें अपनी वर्किंग में लगानी, आगे प्रोसेस देना है। क्योंकि कई बार होता है कि बेल्स की क्वालिटी जो है वो ख़राब होती है। अगर एक भी ख़राब बेल पहुंच जाती है तो हमारा पूरा आगे का सारा मटेरियल ख़राब हो जाता है। तो उसको हम लोग पहले चेक करते हैं कि कौन सी बेल्स हम लोगों को आगे ले जानी है, और उसमें हम लोगों ने बैंड लगाए हुए थे तो उन बैंडों को हम बाद में खोलते हैं। पहले हम लोग चेक करते हैं कि कौन सी बेल को हम लोगों को आगे पहुंचाना है। इसमें हम लोग बैंड को पहले इसलिए नहीं रिमूव करते हैं क्योंकि 180 और 170 के समथिंग अगर कॉटन का एक बैंड बना हुआ है और उसको अगर हम पहले खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, सारा हमारा जो सभी बेल्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मटेरियल है वो सब आपस में मिक्स हो जाएगा। तो उसको मिक्स होने से बचाने के लिए पहले हम उन्हें चेक करते हैं बेल्स को, फिर उसके बाद उसकी पट्टियों को खोलते हैं। उसके ऊपर जो बैंड लगा होता है, मेटल का होता है या प्लास्टिक, जिस भी चीज़ का होता है, उसको हम लोग बाद में खोलते हैं ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम आगे भेज सकें, ताकि उस बेल्स को हम लोग हटा सकें और बाकी की बेल्स को आगे बढ़ा सकें। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बेल्स को जो खोलते हैं, तो अगर हम लोग आगे प्रोसेस में बेल हमारी जाती है तो उन बेल्स को जब हम लोग खोलते हैं तो उसके जो भी हमें ले जाना होता है या जो हमारी बेल आगे नहीं जा रही होती है तो उसको हम लोग प्रॉपर एक मशीन उसके हैंडल लगा हुआ एक वो होता है जो आप लोगों ने मोस्टली देखा भी होगा, एक सामान ले जाने वाला होता है, मोस्टली रेलवे स्टेशन में देखा जाता है, वो कुछ उस तरीके का होता है। तो उससे क्या होता है, उसके थ्रू हम लोग उन बेल्स को इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। फिर उसके बाद जो हम लोग बेल्स को खोलते हैं तो उसमें जो हम लोगों के बैंड निकलते हैं, जो कि 6 से 8 समथिंग लगे होते हैं, वो जगह कंट्री के देश के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो कितने लगा रही है, सबका अलग अलग होता है। उसको हम लोग जब खोलते हैं तो उसकी जो पट्टियाँ निकलती हैं उनको हम लोग फैला नहीं देते हैं कि हम लोगों ने फैला दिया, उनको एक सुरक्षित जगह पर रखते हैं ताकि उनसे किसी को नुकसान ना हो और किसी भी मशीन को वो नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि अगर मशीन में चली जाती है तो हमारी मशीन को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए उन सभी पट्टियों को भी हम एक जगह पे सुरक्षित करके रखते हैं। और फीडिंग पॉइंट पे जो भी लोग काम करते हैं वो चेक करते हैं कि जो हमारी कॉटन है उसमें सही कलर हो, ताकि उसको एक हम फिक्स कलर पे आगे ले जा सकें और उसको आगे बढ़ाएं। ब्लो रूम से निकलने वाले सभी बेकार पदार्थों को, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, जब हमारी बेल्स को हम लोग साइड से कट करते हैं और उनके ऊपर से जो हम लोग कॉटन की लेयर उतारते हैं, उस सभी को हम लोग एक जगह एक डब्बे में एकत्रित करते हैं। इसके बाद अलग अलग जो लम्प्स होते हैं, मतलब कि वहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ बटन्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग मशीन में कौन सा काम कैसे हो रहा है उसके बारे में जानकारी लेते रहते हैं। सभी बटन्स की हम लोगों को पूरी जानकारी होना ज़रूरी रहता है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम लोगों को ये पता चलता है कि अब मशीन में कौन सा कार्य हो रहा है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। मशीन इंडिकेट कर देती है, मशीन हमको बता देती है अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही होती है या कुछ ऐसी चीज़ जा रही होती है जो कि हमारे मटेरियल के लिए सही नहीं होती है। तो उस हिसाब से हम लोगों को बटन्स की बहुत ज़्यादा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर हम लोगों को जानकारी नहीं होगी तो कोई भी काम कैसे हो रहा है हम लोगों को नहीं पता चलेगा, और अच्छे के साथ साथ ख़राब काम भी हो जाएगा तो हमें उस बारे में नहीं पता चलेगा। इन केस अगर कभी ऐसा कुछ फ़ील होता है, अगर कोई ख़तरा महसूस होता है, तो हम लोग मशीन में एक तत्कालीन स्टॉप बटन होता है जिसके थ्रू हम लोग मशीन को रोक देते हैं, जो कि उस समय ज़रूरी होता है ताकि
हमारे मटेरियल को और इंडस्ट्री को, कंपनी को कोई नुकसान ना हो। कोई दूसरा पदार्थ मतलब कि कोई बाहरी पदार्थ जो कि दूषित होता है, जैसे कि हमारा धातु के पदार्थ हो गए, धातुएं हो गई, या लकड़ी के टुकड़े हो गए, या जूट का रेशा हो गया, कपड़े के टुकड़े हो गए, कोई ऐसा फाइबर है जो कि जिसमें ऑयल ज़्यादा है, जिसमें वाष्प ज़्यादा है, या उसमें धब्बे पड़े हुए हैं, या बाल आदि हैं, तो उसको हम लोग हटा देते हैं। उस मटेरियल को हम लोग, उस टाइप की जो हम लोगों की बेल है उसको हम लोग चेक करते हैं, ताकि जो हमारा आगे का मटेरियल है वो ख़राब ना हो। तो उसको हम लोग, जो अधिक दूषित पदार्थ वाली जो बेल्स होती हैं, उनको हम लोग सुपरवाइज़र से बात करके इस प्रकार की बेल्स को हम लोग हटा देते हैं, ताकि हमारा बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोगों का सामान जो है वो ख़राब ना हो। बहुत ध्यान से हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं जब हम लोग मिक्सिंग का प्रोसेस करते हैं। और जब हम लोग जो हम लोगों की दूषित बेल्स होती हैं, जो हम लोगों की ख़राब बेल्स होती हैं, उन बेल्स पर हम लोग बहुत ध्यान देते हैं जहाँ पे उनको स्टोर किया जाता है, ताकि वो हमारे बाकी के मटेरियल से मिक्स ना हो। अगर वो मिक्स हो जाती हैं तो फिर हम लोगों के साथ वही प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए उनको हम लोग एक सुरक्षित जगह पर स्टोर करते हैं। अब लैब बनाने के बाद उसमें भी कई बार कुछ डिफ़ेक्ट हो जाते हैं, कुछ कमियां आ जाती हैं। तो उन कमियों को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, तो उन कमियों, तो लैब हमारी तो पहली तो एक समान होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम अब क्या करेंगे, अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे कि हमारी लैब में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ताकि वो सही निर्णय लेकर के उसको सही कर सके, ताकि हमारे आगे का जो सामान है वो ख़राब ना हो। उसके बाद में या फिर दूसरा डिफ़ेक्ट हो सकता है, वो हमारा हो सकता है उसमें दूषित पदार्थ, जैसे कि हमने बताया था लकड़ी वगैरह, धातु के पदार्थ जो होते हैं, कपड़े के टुकड़े हो जाते हैं, अगर वो ज़्यादा आ रहे हैं तो, या फिर कॉटन जो है वो अलग अलग कलर की आ रही है, तो भी हम तुरंत अपने सुपरवाइज़र को तुरंत बोलते हैं, ताकि वो अपनी हिसाब से सही निर्णय ले सके और हमारे आगे का जो मटेरियल आ रहा है वो ख़राब ना हो। अगर हमारी लैब में बाई चांस ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, लैब हमारी सही नहीं आ रही है, या उसमें कलर अलग से कलर ऐड हो रहे हैं, या उसमें कोई बाहरी पदार्थ, दूषित पदार्थ ऐड हो रहा है, तो अब उसको हम लोग सही कैसे करेंगे। तो अगर हमारी जो ऑटोमेटिक मिक्सिंग हो रही है, तो फीट बेल प्रकार जो है समान रूप से मिक्सिंग करता है, ठीक है। और ब्लो रूम लाइन में मशीनें जो हैं वो एक सीक्वेंस में क्रमशः कार्य करती हैं। जब कोई मशीन रुक जाती है बाई चांस, तो क्या होता है, जो हमारा अलार्म है वो बजने लगता है। जो भी हमारा वेस्ट जहाँ पे भी इकट्ठा हो रहा है, एकत्र हो रहा है, उस बॉक्स को हम लोग समय समय पे साफ़ करते रहते हैं। और जो भी हमारा डस्ट इकट्ठा हो रहा है उसे हम समय समय पे साफ़ करते रहते हैं। चेक करते हैं कि जो भी सामान हमारा ब्लो रूम से डक्ट में जा रहा है, डक्ट उसको बोलते हैं जहाँ पे हमारा सारा सामान बनने के बाद इकट्ठा हो रहा है। चेक करते हैं जो भी हमारा सामान ब्लो रूम से लाइन से डक्ट में जा रहा है वो समान रूप से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और चेक करते हैं कि हमारे जो पास की व्यवस्था है, जहाँ पे हमारा मिक्सिंग का काम हो रहा है, सही तरीके से मिक्सिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ब्लो रूम के अनुसार जिस भी तरह की बेल्स बनती हैं, उन्हें ब्लो रूम
लैब जो बोलते हैं उनका हम रिकॉर्ड ज़रूर बनाते हैं, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि कितना हमारा सामान जो है वो ख़राब निकल के गया है और कितना हमारा सामान जो है वो सही निकल के आया है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ब्लो रूम लैब का निर्माण नहीं होता है, बाई चांस हम कोई सिस्टम डायरेक्ट करते हैं, अगर हमारी लैब नहीं बनती है, तो हमने पहले बताया कि हमारा शूट फीड सिस्टम यूज़ होता है। तो उसमें क्या होता है, लैब नहीं बनती है, जो हमारे कॉटन के टफ्ट होते हैं वो डायरेक्ट ही स्लाइवर बनाते हैं। स्लाइवर जो है वो हमारा कार्डिंग में बनता है, तो वो डायरेक्ट ही उपयोग में लिया जाता है। तो वो उसमें भी हम चेक करते हैं कि जो हमारा मटेरियल आगे बढ़ रहा है वो कंटिन्यूअस है, सही से आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, सही से ब्लो रूम से जाके कार्डिंग में सही से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, सभी काम अगर नॉर्मल हो रहे हैं, इन केस अगर मतलब बाई चांस अगर कोई असामान्यता मतलब कोई गड़बड़ी हमें नज़र आती है, तो तुरंत हम जाते हैं सुपरवाइज़र को बोलते हैं, ताकि वो अपने अनुसार सही निर्णय ले सके और हमारा जो मटेरियल है वो आगे जाके बहुत ज़्यादा ख़राब होने से पहले हम उसको थोड़े में ही रोक दें और ज़्यादा मात्रा में हमारा मटेरियल जो है वो ख़राब ना हो। इसलिए हम इस सारी प्रक्रियाओं को लगातार चेक करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग आती है वो आती है क्लीनिंग ऑफ ब्लो रूम मशीन। अब हमारी ब्लो रूम मशीन में इतनी वर्किंग हो रही है और डस्ट बाहर निकल रही है, तो उस डस्ट को, जितना वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्लीन हम करते हैं। तो उसको क्लीन हम नहीं करते हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है जो कि मशीनों की क्लीनिंग करता है, तो वही इन मशीनों को क्लीन करता है। तो सभी बेकार चीज़ें जो होती हैं जिनको लगातार हम एकत्र करते रहते हैं, फिर उसके बाद मशीनों को सिर्फ मशीन जो साफ़ करने वाला बंदा होता है, जो साफ़ करने वाला पर्सन होता है, वही साफ़ करता है, हर पर्सन साफ़ नहीं करता है। मशीन के चारों तरफ सफाई रखी जाती है, तो ताकि जो हमारा बेकार का मटेरियल निकल रहा है, बेकार के पदार्थ जो निकल रहे हैं, तो वो उस मशीन में ना भरें, उस मशीन में एकत्र ना हो, उनको हम एक जगह एकत्र करके रखते हैं। जो हमारे धातु के टुकड़े होते हैं, वहाँ पे एक मेटल डिटेक्टर सिस्टम यूज़ होता है, जिसमें हमारे धातु के सभी पदार्थ वहाँ पर जाके चिपक जाते हैं और धातु के पदार्थ आगे नहीं बढ़ते हैं। जितना भी हमारा बेकार का फाइबर निकलता है उसको हम एक बैग में भरते जाते हैं और उसको हम बैग को बदलते जाते हैं, ताकि हमारा फाइबर जो है उस बैग से बाहर ना निकले। और हम लोग ध्यान रखते हैं ताकि फाइबर को हम बाहर फैलने से रोक सकें और बैग में बदलते रहते हैं, मैनुअली ध्यान देते हैं इस काम को। नेक्स्ट पॉइंट है, इस बेकार पदार्थ को निश्चित स्थान पर भेज देते हैं ताकि जो हमारा बेकार पदार्थ है, जितना भी बेकार का मटेरियल निकल रहा है, वो सब एक ही जगह पर इकट्ठा रहे, वो सारा मटेरियल जो है वो एक साथ मिक्स ना हो, साफ़ मटेरियल और ख़राब मटेरियल। जितने भी बेकार के पदार्थ हमारे निकलते हैं, जैसे कि हमारा कपड़े के टुकड़े हो गए, लकड़ी के टुकड़े हो गए, धातु के पदार्थ हो गए और धब्बे वाले रेशे हो गए, उन सभी को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं और उन सबको हम अलग अलग करके रखते हैं। मतलब मेटल के पदार्थ को, धातु के पदार्थों को एक साथ रखते हैं और कलर्ड जो हमारे रेशे होते हैं उनको एक साथ रखते हैं, ताकि वो सभी जो हैं वो आपस में मिक्स ना हो। और जितना भी पदार्थ बेकार वाला होता है उसको हम गोडाउन में भेज देते हैं, ताकि जो हमारा बेकार का मटेरियल है उसका भी हम रिकॉर्ड बना सकें, ताकि हम बाद में दिखा सकें कि जो हमारा ख़राब मटेरियल है, जो हमारी बेल्स थी उसमें से ख़राब मटेरियल जो हमारा निकल के आया है वो इतना निकल के आया है। इसलिए हम जितना भी बेल्स आने के बाद
लास्ट के वर्किंग तक जितना भी हमारा मटेरियल निकलता है उन सभी को एक जगह इकट्ठा करते हैं ताकि हम अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकें और जितना भी मटेरियल निकला है और सही ख़राब सबको हम मेज़र कर सकें। वीडियो हमारा देखने के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें क्योंकि ये आगे की वीडियोस को देखने के लिए आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड थैंक यू सो मच अगेन।